हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी दिवाली। और ये जो दिवाली का टाइम है ना, ये खुशियों का त्यौहार है और हर जगह आपको हैप्पीनेस दिखेगी, हर जगह आपको लाइट दिखेगी। लेकिन अगर आप एक एस्पिरेंट के जगह पे आके देखोगे ना, सिचुएशन टोटली अपोजिट है। आपको दिख रहा है कि एस्पिरेंट परेशान है कि यार मेंस रेडी कैसे करूँ मैं खुद को दिसंबर तक, कैसे मैं सिलेबस कवर करूँ, क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा, ये अटेम्प्ट भी ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर अगले साल का प्लान करते हैं। ये सारे डाउट्स आना चालू हो गए होंगे क्योंकि अक्टूबर जो है वो पूरा बीत चुका है। आने वाले 10 दिन जो है उसको ही मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि त्यौहार में, और जो आप ट्रैवल वगैरह करोगे अगर कोई घर से दूर रह के प्रिपेयर करता है तो उसमें वो टाइम चला जाएगा। तो ऐसे में यार वो टेंशन ना बिल्ड होना चालू हो गया होगा कि यार कैसे होगा, कैसे करेंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऐसे में यार देखो, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं कि कैसे हम मेंस को टारगेट कर सकते हैं इतने कम टाइम में, या फिर पॉसिबल है या नहीं है। तो आप देखोगे मेंस 26 के लिए आपके पास 2 फेज़ थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें से अक्टूबर जो है वो चला गया, बचा है नवंबर और दिसंबर। दूसरा फेज़ था जून, जुलाई, अगस्त, ये प्री के जो एग्ज़ाम के बाद का टाइम है। यहाँ पे आप क्या नहीं करोगे पहले वो समझ लो। यहाँ पे आप सिलेबस कवर नहीं करोगे, ये दिमाग में डाल लो। जून, जुलाई, अगस्त में आप सिलेबस कवर नहीं करोगे, इसमें आप वैल्यू एडिशन करोगे। यहाँ पे आप एनरिचमेंट करोगे अपने कंटेंट का। और क्या नहीं करोगे, आंसर राइटिंग को स्टार्ट नहीं करोगे आप, इसको आप इम्प्रूव करोगे, इसको आप मास्टर करोगे। इसके साथ-साथ स्पीड पे काम करोगे, एक्यूरेसी पे काम करोगे। जो आपके 6 घंटे लिखने की हैबिट है, उसको आप मेंटेन करोगे। प्लस रिवीजन करोगे और कंसोलिडेशन करोगे, नोट मेकिंग नहीं करोगे। तो ये जून, जुलाई, अगस्त का जो है, आपको टाइम बचा के रखना है इन चीज़ों के लिए। इसके पहले वाला जो फेज़ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें क्या करना था आपको, वो समझिए। सिलेबस कवर करना था, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी थी, मास्टर नहीं होना था इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस करनी थी। मेंस रेडी का फ़ियर एक आपको निकालना था कि एटलीस्ट मैंने 100 आंसर, 200 आंसर लिखे हैं, तो कम से कम वो डर मेरे अंदर से निकल जाए। प्लस आपको नोट मेकिंग करनी है। अब इसको फाइनलाइज़ नहीं करना कि ये आपके फाइनल नोट्स हों। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप वैल्यू एडिशन करोगे, जब जून, जुलाई, अगस्त में आप जाओगे, तो मेंस के लिए वैल्यू एडिशन वहाँ पे होगा। लेकिन आप बेसिक नोट्स जहाँ से आप रिवाइज़ कर सको, चीज़ों को कंसोलिडेट कर सको, एटलीस्ट वो तो यहाँ पे आप कर लो। फिर उसके बाद वो रिवीजन भी होगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको आप कंसोलिडेट करोगे, जिसको आप अपने मेंस के एग्ज़ाम में यूज़ करोगे। तो ये हो गया कि मोटा-मोटा आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। अब क्या ये पॉसिबल है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर लो? तो पॉसिबल भी नहीं है और करना भी नहीं है। कंप्लीट सिलेबस का कवरेज यहाँ पे नहीं करना है। सीधी-सी बात है, 2 महीने में वो पॉसिबल नहीं है। तो आप उसके ऊपर उतना स्ट्रेस क्यों डालोगे, उतना बर्डन क्यों लोगे? लेकिन हाँ, एक लेवल तक आपको कवर करना पड़ेगा, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके, जिसको आप बैक करोगे अपनी आंसर राइटिंग के साथ। अब ये सारी चीज़ें कैसे करोगे इतने कम टाइम में? वो देखते हैं, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखते हैं। हवाई बातें नहीं करेंगे हम, बड़ी-बड़ी बातें हम नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन हो सकता है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ था, इसमें जैन से लेके मई 24 तक आप प्री के लिए प्रिपेयर करोगे। इसमें बीच-बीच में आप ट्राई कर सकते हो, इंटीग्रेट करके मेंस का पार्ट कवर करो। लेकिन अगेन वो सारी चीज़ें बाद की हैं। अभी सिर्फ़ मेंस पे अगर आप फ़ोकस कर रहे हो, तो ये जो नवंबर और दिसंबर आपके पास रह जाता है, उसमें आप क्या करोगे? तो ये देखिए, आप क्या कर सकते हो। अगर मेंस की बात करोगे, तो सबसे क्लोज़ेस्ट क्या दिखता है आपको? क्या वो क्लासेस दिखती हैं आपको, जिस भी टीचर की आप क्लासेस ले रहे हो? तो आंसर है कि वो क्लोज़ेस्ट नहीं है, मतलब वो बहुत सारी बातें करते हैं, जिसका रिलेवेंस नहीं होता मेंस से। ना वो क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट होगा, ना ही आंसर में, और ना ही वो कमीशन की डिमांड में वो चीज़ें दिखेंगी। क्या नोट्स जो कोचिंग के हैं, जो और कहीं से भी आपको दिख रहे हैं, क्या वो क्लोज़ेस्ट है? तो इसका भी आंसर है नहीं। इसके अलावा भी आपको ध्यान देना पड़ता है, वैल्यू एडिशन और क्वेश्चन की डिमांड, थीम्स को आइडेंटिफ़ाई करना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बुक्स तो बिल्कुल नहीं है। तो दिख रहा है आपको, ये सारी चीज़ें जो है, ये बिल्कुल भी क्लोज़ नहीं है आपके कमीशन की डिमांड के, या फिर आपके जो मेंस की बात कर लें उससे। क्लोज़ेस्ट क्या है? क्लोज़ेस्ट पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू क्लोज़ेस्ट होने की वजह से आपको इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। अब इसमें फ़ोकस कैसे करना चाहिए? क्या आप किसी पे रिलाय करके करोगे? तो उसका भी आंसर है कि हम किसी पे रिलाय होके नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं होके करेंगे, ये आप समझो। जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पढ़ते हो, उनकी क्लासेस देखते हो, तो वैसे में पैसिव लर्निंग होती है। और आपको इतने टाइम पे एक्टिव स्टडी करनी है, तभी ये पॉसिबल होगा कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर लो, प्लस आपके नोट्स खुद के बन जाएँ, प्लस आप उसके साथ-साथ सिलेबस को कवर भी कर लो। क्योंकि अगर कोचिंग कराएगी तो टाइम लेगी और कहीं न कहीं उसमें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है इस केस में। एक्टिव स्टडी सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहो, एंगेज रहो उस प्रोसेस में, जिससे आपको चीज़ें रिटेन करने में आसानी हो, रिटेंशन आपका स्ट्रॉन्ग हो। ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी चाहिए। तो पीवाईक्यूज़ हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट है, सबसे क्लोज़ेस्ट है। ये क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि ये डिमांड समझने में हेल्प करते हैं, कहाँ फ़ोकस करना है उसमें हेल्प करते हैं। तो रिलेवेंसी पता लग जाती है आपको, कमीशन की डिमांड आपको समझ आती है। टॉपिक सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो कि इवेंचुअली आपके नोट मेकिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। सिलेबस को आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प करते हैं। सेंस ऑफ कंप्लीशन आपको मिलता है कि सिलेबस का ये पार्ट पीवाईक्यू में पूछा गया और ये मैंने कवर कर लिया।
तो जो फ़ियर था ना मेंस रेडी का, वो धीरे-धीरे आपका कम होता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सेंस ऑफ कंप्लीशन है, उसको आप मिस नहीं कर सकते, या फिर वो जो फ़ियर है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपको ट्रेंड समझ में आता है कि कमीशन का ट्रेंड क्या है प्रेज़ेंट टाइम में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, पीवाईक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है इस वजह से। इनफैक्ट सारे स्टेज में पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है, प्लस किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लो, सभी में पीवाईक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम पीवाईक्यूज़ की हेल्प से उसके क्लोज़ पहुँच सकते हैं, जहाँ पे हम सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं, रेलेवेंट होके भी कवर कर रहे हैं, डिमांड को समझ रहे हैं, टॉपिक सेलेक्ट करके उसकी नोट मेकिंग हो रही है, टू द पॉइंट हम नोट्स बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। अब इसको कैसे करोगे, उसके लिए थोड़ा-सा आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जीएस 1 की टॉपिक की लिस्ट थी, जो पीवाईक्यूज़ के बेसिस पे हमने बनाई थी। यहाँ पे आप देखोगे, अलग-अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिख जाएँगे। जैसे सोसाइटी के सारे टॉपिक्स हैं, इन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से पीवाईक्यू पूछे गए, प्लस सिलेबस से मैपिंग की गई है, तो सिलेबस का पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, डायरेक्टली जो कमीशन पूछना चाहता है। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स के हैं ये, और ये कंप्लीट आपको करना होगा। इतना रिलेवेंट आपको रहना पड़ेगा। अब ये अगर आपने टॉपिक्स कर लिए, तो आपका वो एक बर्डन खत्म हो गया कि करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि आपको वो दिख रहा है ना क्लियरली कि कैसे आपने पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाए, फिर उसको सिलेबस से कंपेयर किया, फिर उसको एक टॉपिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसपे फिर आप नोट्स बना रहे हो, उसको आप कवर कर रहे हो। तो ये बहुत स्मार्ट तरीका है, अगर आप कम टाइम में सिलेबस को कवर करना चाहते हो, या तो फिर मेंस के लिए रेडी होना चाहते हो। तो टॉपिक की लिस्ट मैंने शेयर कर दी है। रिसोर्स पैक आपको मिल जाएगा रेडी आईएएस की वेबसाइट पे, वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो और ये लिस्ट एक्सेस करके इस पे काम कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया कि कैसे आप पीवाईक्यूज़ से रिलेट करके सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब अगर आप नोट्स खुद से नहीं बनाना चाहते, अगर आप बनाते हो बहुत बढ़िया है, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस मोमेंट पे अगर टाइम आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप इन नोट्स का रेफरेंस ले सकते हो, जो हमने जीएस 1 के लिए प्रिपेयर किया। तो ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर हुए हैं। वो कैसे कवर हुए, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है रॉक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब इसको मैं कैसे कवर करूँगा, या फिर आपको कैसे कवर करना चाहिए, वो यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, रॉक्स की बात करें, उसके टाइप्स और इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। हमारे पास 3 मेजर टाइप्स के रॉक्स हैं, इग्नियस है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक है। उसके एग्जांपल है बसाल्ट रॉक्स है, डेक्कन ट्रैप्स में है, ग्रेनाइट है, अरावलीज में। इसी तरह सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है, अलग-अलग लोकेशंस पे। सिमिलरली मार्बल और स्लेट है। तो ये टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपने प्रिपेयर कर ली और इसमें लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रोल आता है, यहाँ पे आप एक्टिवली कैसे इन्वॉल्व होगे। यहाँ पे फ्री स्पेस मिलेगी आपको, आपको इसमें काम करना है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, जो बनाया है मैंने, रफली आप इस तरीके से अपने लिए बनाओगे। तो अगर टाइप्स ऑफ रॉक्स मुझे पढ़ना होगा, तो मैं कैसे कवर करूँगा, ये फ्री स्पेस में एक रॉक साइकिल बना दूँगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब इसमें कैसे करना है चीज़ों को, एक रफ सा डायग्राम बना दिया। इग्नियस रॉक है, ठीक है हमारे पास, इसके सेडिमेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं, फिर वो जो है सेडिमेंट्री रॉक में ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूँगा उन चीज़ों को। फिर यही सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक के फॉर्म में आपको दिखेंगे यहाँ पे, और ये किस प्रोसेस से दिखेंगे, तो अगर हम हीट और प्रेशर अप्लाई करेंगे, हीट एंड प्रेशर, तो ये चीज़ आपको दिखेगी ट्रांसफॉर्म होती हुई सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में। इसी तरह आप और चीज़ें लिख सकते हो, जैसे यहाँ से वेदरिंग होगी, मेटामॉर्फिक की वेदरिंग होगी, तो सेडिमेंट्स फॉर्म होंगे। सिमिलरली इग्नियस की अगर वेदरिंग होगी, तो वो सेडिमेंट्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनेगा, जब उसका कंपैक्शन होगा, तो यहाँ पे आप लिख दो कंपैक्शन होगा। इसी तरह आप ये मेटामॉर्फिक को देख रहे हो, ये मैग्मा कब बनेगा, जब इस पे आप हीट अप्लाई करोगे, जब ये मेल्ट होगा, तो ये मैग्मा में ट्रांसफॉर्म होगा। यही मैग्मा कूल होके आपको इग्नियस रॉक में दिखेगा, और यही इग्नियस रॉक मेल्ट होके आपको मैग्मा के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पे आप लिख दो मेल्टिंग, और यहाँ पे मेल्टिंग। इस तरीके से आप पूरा बना सकते हो। इग्नियस रॉक पे अगर हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे, हीट अप्लाई कर देंगे, तो दोनों को मिलके हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक आ जाएगा। तो ये साइकिल आपने बना लिया, अब ये आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने खुद ने बनाया इस चीज़ को। तो इस तरीके से एक्टिवली आप इन्वॉल्व हो नोट्स में, प्लस आप टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हो। इसके साथ-साथ जो ये टॉपिक है, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। चांसेस है बाकी बचे हुए टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाए, और आप टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कवर कर रहे हो। इसी तरह एक और टॉपिक देख लो, इसी का कंटिन्यूएशन। यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स की बात हो रही है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स में आप डिटेल्स कवर कर रहे हो, ठीक है। 7 मेजर है, माइनर प्लेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप कवर कर रहे हो। बाउंड्रीज़ की बात कर रहे हो, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़ है। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज़ विथ एग्जांपल्स। अब आपको अगर ये शो करना है, तो आप एक रफ डायग्राम बना सकते हो। हमारे पास कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट अगर हम दिखाएँ, तो कुछ इस तरीके से कि ये सबडक्ट हो जा रही है, सबडक्शन भी कहते हैं इसको, तो ये सबडक्ट हो जा रही है, और ये वाला पार्ट जो ऊपर चला जा रहा है। फिर इसी तरह आप डाइवर्जेंट दिखा दो कि यहाँ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और ये बाउंड्रीज जो है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है। फिर इसी तरह आप ट्रांसफॉर्मेशनल में दिखा दो कि ये कैसे स्लाइडिंग कह लो, इसको ट्रांसलेशनल कह लो, तो ये यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ये ऊपर के साइड लग रहा है।
तो ये आपस में स्लाइड कर रही है। तो ये 3 तरीके से आपने दिखा दिया। एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे सैन एंड्रियास फ़ॉल्ट है, मिड अटलांटिक रिज है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है और हिमालयाज़ आपको इंडिया में दिख रहे हैं। अब इससे आपको और चीज़ें पता लग गई। कन्वर्जेंट से आपको हिमालयाज़ और एंडीज़ फ़ॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे डाइवर्जेंट से आपको रिफ्ट फ़ॉर्म होती हुई दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशनल से आपको फ़ॉल्ट दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से कवर कर लोगे। अब इसके आगे बढ़ोगे, इसी तरीके से आप एक्टिवली इन्वॉल्व होके सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करोगे। तो ये सबसे स्मार्ट तरीका है कि आप कम टाइम में कैसे रिलेवेंट होके सारी चीज़ों को कवर करोगे। इसमें हार्डली कितना टाइम लगा? 10 मिनट लगा। अगर इसको और अच्छे से हम टाइम दे दें, अगर मैं इसमें और थोड़ा टाइम दूँ, 1 घंटे लेके बैठूँ, चांसेस है कि मैं 3 से 4 टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लूँगा, जहाँ पे वैल्यू एडिशन भी होगा और बहुत सारे टॉपिक्स को मैं एक साथ कवर करूँगा। और वो सेंस ऑफ कंप्लीशन भी आएगा कि ठीक है, मैंने पीवाईक्यू से रिलेटेड प्लस सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। मेरा सजेशन होगा, ये जो जीएस 1 की टॉपिक लिस्ट है, इसको जाके आप एक्सेस करो। प्लस जो फ्री रिसोर्स का पैक है हमारा, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। आंसर राइटिंग हो या फिर सिलेबस हो या फिर पीवाईक्यूज़ हो, उनका ट्रेंड्स हो, उनको माइक्रो थीम में डिवाइड किया गया है, वो सारी चीज़ें हो, वो सारा कुछ हमने उसमें अपलोड किया है। तो उसको ज़रूर से आप एक्सेस करो और वो सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके और ये 26 का जो आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए टारगेट करो। देखो, डर के भाग भी सकते हो, 27 में अटेम्प्ट दे सकते हो या तो फिर एक लास्ट ट्राई आप जो है इसको दे सकते हो। तो ये फाइनल मेरी तरफ से होगा कि इस तरीके से आप करो, तो चीज़ें आसान है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो चीज़ें टफ है और हो सकता है कि आप ना कर पाओ और अगले साल के लिए फिर ट्राई करो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो और अगर आपको ये नोट्स एक्सेस करना है, तो इसका लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा या तो फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, पीवाईक्यू का कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें हम जीएस 1 के सारे पीवाईक्यूज़ कवर कराएँगे। लाइव डिस्कशन होगा जिसमें आप अपने डाउट्स रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें हम कवर करेंगे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो फाइनली इतना इस वीडियो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी और इसके थ्रू आप काफ़ी कुछ चेंज कर पाओगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हो, जहाँ पे और भी अपडेट्स हम देते रहते हैं।